Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 जुलाई 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है तोंगा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक चीज़ न्यूज़ में है, वो है पेगासस स्पाईवेयर। तो ये पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है, इसको हम लोग एडिटोरियल सेक्शन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्कुल पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड 2 एडिटोरियल्स आए हैं आज, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं क्या है ये एग्जैक्टली। बट मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते देता हूँ, ये न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मालूम होगा हाल ही में जो न्यूज़ एजेंसी है द वायर, उसी के साथ कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी हैं, उन्होंने ये बोला कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि उनके ऊपर जासूसी की जा रही है और उन लोगों को पता भी नहीं है। अब ये चीज़ जैसे ही पब्लिश हुई है, एक लिस्ट पब्लिश हुई है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम है, इनफैक्ट राहुल गांधी का नाम है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी नाम है वहाँ पर। तो बोला जा रहा है उनके ऊपर ये जासूसी की जा रही है और इस्तेमाल किया गया है उसके लिए पेगासस स्पाईवेयर का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा हो चुका है। आपको मालूम होगा पार्लियामेंट के अंदर मानसून सेशन भी चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अभी आज के टाइम पर डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी और साथ ही साथ जो भी लोग एक तरीके से अपोजिशन पार्टी है वो आज के टाइम पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आएगी। जैसे ही कल लोकसभा की प्रोसीडिंग शुरू हुई, जैसे यहाँ पर 11 बजे लोकसभा की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, तो क्या हुआ उस समय कांग्रेस और तृणमूल ने मिलकर आप कह सकते हो स्लोगन्स वगैरह लगाने चालू कर दिए। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है कंट्री के अंदर, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है आज के टाइम पर, वो बिजी है जासूसी करने में, स्पाइंग करने में, ऐसा यहाँ पर अपोजिशन बोल रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से अभी कोई चीज़ें प्रूवन नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल्स ही देखने को मिलेंगे, अभी कुछ ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ यहाँ पर दी गई है और एडिटोरियल सेक्शन पर मैं आपको बताऊंगा ये पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली क्या होता है, एक एक चीज़ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे एग्जाम के लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से इतना पढ़ के इस आर्टिकल को हटा दो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, देखो आज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी आप लोग नई चीज़ सीखने वाले हो आज। ठीक है, अब जैसे ये वाला आर्टिकल है इसके अंदर चर्चा हो रही है जो भी इंडियंस हैं 2/3 इंडियंस के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये किसने बता दिया, यहाँ पर ये शो किया गया है आईसीएमआर के सर्वे के द्वारा। जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये जो आईसीएमआर है ये एक तरीके से मेडिकल रिसर्च के ऊपर काम करती है और उसी सेक्टर के अंदर एक अपेक्स बॉडी मानी जाती है, मतलब मेडिकल रिसर्च में सबसे उच्च स्थान पर ये देखी जाती है। अब इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया था, सर्वे क्या है, सर्वे का नाम क्या है, वो है सीरो सर्वे, आपको ध्यान रखना है, इसको कंडक्ट किया गया था। और सीरो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पिछले 1-1.5 साल से लगातार इसको न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। और सीरो सर्वे करते वक्त पता ये चला है कि लगभग 2/3 इंडियंस हैं और जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है और एक तरीके से वो उन सभी के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं कोविड-19 के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि लगभग 40 करोड़ पीपल आज के टाइम पर वो अभी भी खतरे में है कोविड-19 इन्फेक्शन से, तो आज के टाइम पर उनके लिए वर्क किया जाएगा। देन उसके बाद आने वाले टाइम पर फ्यूचर वेव्स की पॉसिबिलिटी भी है, जैसे कि अभी यहाँ पर फर्स्ट वेव सेकंड वेव निकला है, देन उसके बाद थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल रही है, तो उससे भी काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है सीरो सर्वे। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में जान लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
ये आप देख पाओगे। सीरो सर्वे जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर इसका जो भी सर्वे वगैरह कंडक्ट हुआ है उसी वजह से ये चर्चा में है। अब बात करते हैं सीरो सर्वेलेंस एग्जैक्टली क्या है। देखो ये जो सर्वे है ये कंडक्ट किया जाता है, सीरो से आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका सीरम है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करी जाती है। मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मान लो यहाँ पर ये कोई मतलब ये कोई ग्रुप है, ठीक है, उसकी ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी टेस्टिंग करी जाएगी, उनके सीरम की टेस्टिंग करी जाएगी, ठीक है। सीरम क्या होता है आगे हम बात करेंगे। तो सीरम की जब टेस्टिंग करी जाती है तो उसमें से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सीरो सर्वे है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज़ तो नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई वो कोविड से कहीं ना कहीं अफेक्टेड था। उसके बाद उसकी इम्यूनिटी को चेकअप किया जाता है इस सीरो सर्विलेंस के अंदर। देन उसके बाद कोई पिछले इन्फेक्शंस, पास्ट इन्फेक्शंस, यानी आप कह सकते हो भूतकाल में कोई इन्फेक्शंस हुए हैं तो उसको भी यहाँ पे डिटेक्ट करता है ये। देन उसके बाद क्या है, जो आपके ब्लड के अंदर, अगर हम बात करें टू बी स्पेसिफिक, जो हमारा सीरम होता है उसके अंदर ये टेस्ट करता है इम्यूनोग्लोबिन जी को, ठीक है, आईजी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी जो है इसकी पता चलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मिलता है बॉडी के अंदर तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पहले कोविड से अफेक्टेड था, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीरो सर्वेलेंस एग्जैक्टली इसीलिए किया जाता है। तो आईजीजी भी बेसिकली एक एंटीबॉडी है जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है, खासकर कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर में, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन अफेक्ट करता है तो ये एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हुई नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ पर आईजीजी को यानी इम्यूनोग्लोबिन जी को डिटेक्ट करने के लिए एक तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिसा का। एलिसा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, ठीक है। ये भी एक टेस्ट है जो कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक तरीके से सीरो सर्वे का काम यही है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने का काम करना। अब सिंपल सी एक चीज़ हमने देखा, तो अब ब्लड के अंदर जो भी ये सीरम होता है, ठीक है, सीरम की यहाँ पे डिटेक्शन करी जाती है। तो सीरम एग्जैक्टली क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जितने भी नोट्स हैं वो सब आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ में पिन करे हुए मिलते ही हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम पर भी आपको एक चैनल और ज्वाइन कर लेना है, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला। वहाँ पे भी आप लोगों को डेली जो है सारे नोट्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह शेयर करी हैं, जो भी मैंने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आज मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये सीरम एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये तो हमारे ब्लड हो गया, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। खून के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसीज होता है जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। देन उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। देन उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हो गए, ये सारे सेल्स हो गए जो कि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर प्लाज्मा भी होता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर जो 55% है वो तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा ही होता है, बाकी जो 45% है वो ये सेल्स होते हैं। अब जो ये 55% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो होता है वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ध्यान रखना 55% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। नाउ क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम लोग सीरम की बात करें तो प्लाज्मा और सीरम के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको ध्यान देना है, जो सीरम है ना वो प्लाज्मा से ही बनता है। अब यहाँ पे क्या है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड है जिसमें आप कह सकते हो सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड बोला गया है। सेल फ्री पार्ट का मतलब क्या है, प्लाज्मा ब्लड का ऐसा पोर्शन है जहां पर सेल्स नहीं है। ऑब्वियसली बात है 55% प्लाज्मा है तो इसके अंदर सेल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऐसा पार्ट है जहां पर आपको सेल्स नहीं देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हम बात करें सीरम की, तो सीरम एक ऐसा लिक्विड पार्ट है, एक तरीके से इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं तो ये हमारा सीरम कहलाता है। मतलब नहीं समझ में आया, देखो सीरम का मतलब ये है, मैंने क्या बताया, प्लाज्मा से ही सीरम बनता है, तो प्लाज्मा में इसमें प्लाज्मा के अंदर एक और फैक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। यानी कि जब आपका कहीं पे जो भी कट वगैरह लग जाता है तो खून निकलता है, खुरन जम जाती है ना, तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो यहाँ पर फिब्रोनोजन कहलाता है, वो भी प्लाज्मा के अंदर होता है। तो जैसे हम लोग प्लाज्मा के अंदर से फिब्रोनोजन को निकाल देते हैं तो क्या बचता है, सीरम बचता है। तो सीरम का सिंपल सा फॉर्मूला है प्लाज्मा माइनस फिब्रोनोजन। तो फिब्रोनोजन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल जाती है, व्हाइट कलर का ये पूरा का पूरा फिब्रोनोजन है, जिससे कि यहाँ पर खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग फिब्रोनोजन बोलते हैं। तो सीरम क्या है, जब आप प्लाज्मा से फिब्रोनोजन निकाल दोगे तो वो सीरम कहलाएगा, तो इसकी टेस्टिंग की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक चीज़ ये हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पर भी आपको मजा आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो यहाँ पर रिपोर्ट ये बताती है कि किसी की भी डेथ नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से। अब ऐसा यहाँ पे बोला गया है
कि नो डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अभी पिछले बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी जब ये कोविड का सेकंड वेव चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे कोविड के केसेस निकल कर आए। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा था कि बहुत सारे लोगों की जान गई है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा कहना भी यह है, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं कि किसी की भी डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रोवाइड करवा दी गई थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ट्यूसडे के अंदर यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट दिए गए हैं। सेकंड वेव कोविड-19 पैंडमिक के अंदर कोई इतना ज़्यादा शॉर्टेज हुआ नहीं है, एक्यूरेट शॉर्टेज नहीं हुआ है, और यहाँ पर शॉर्टेज की वजह से, ये खासकर ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स बताती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लगातार काम चल रहा है। मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बोला है कि जो आप कह सकते हो सेंटर है वो लगातार जो ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग LMO बोलते हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लगातार जारी है, इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। आप कह सकते हो 5700 मैट्रिक टन से अगस्त 2020 के अंदर इतना प्रोडक्शन था, लेकिन मई 2021 तक हमने 10,000 मैट्रिक टन के आसपास का इसका प्रोडक्शन कर दिया था। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये बोला गया है कि यानी कि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा दिया था, प्रोडक्शन बहुत है और यहाँ पर ये इसकी कमी नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक टर्म यहाँ पे आया है, वो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बनती कैसे है? अच्छा, आपने सोचा है कभी जो ये सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स के अंदर जो ये ऑक्सीजन होती है, इसको कैसे बनाया जाता है? अब ये आर्टिकल ना आपके जब ये सेकंड वेव चला था मेरे ख्याल से पिछले महीने में जो भी आईएएस इंस्टीट्यूट्स है सभी की मंथली मैगजीन्स में, जैसे कि इनसाइट आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, देन उसके बाद दृष्टि आईएएस हो गया, सभी जगह पर ये आर्टिकल कवर किया गया था। और मैंने भी आपको बताया था कि वहाँ पे ये समझाया गया था किस तरीके से ये ऑक्सीजन बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है कैसे बनती है, कैसे सिलेंडर के अंदर इसको भरा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको समझना होगा जो हमारी हवा है, हवा के अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हवा के अंदर जो 78% है लगभग वो नाइट्रोजन होता है, देन उसके बाद ऑक्सीजन काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, 20.95% ऑक्सीजन हो गया, और देन उसके बाद 0.93% आर्गन हो गया, और जो लगभग अदर गैसेस भी देखने को मिल जाती हैं 0.4% के आसपास। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा क्या है हमारे एयर के अंदर, वो है नाइट्रोजन, देन उसके बाद सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। ये हमारे हवा के कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको सिलेंडर देखने को मिलते होंगे, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर इस लिक्विड ये जो ऑक्सीजन है इसको भरा जाता है। ठीक है, लिक्विड नहीं होती है ये, लिक्विड पहले यहाँ पर बनाई जाती है, देन उसके बाद यहाँ पर इसको भरा जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऐसे कंटेनर्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। तो हवा को ना बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, और फिर उसी ऑक्सीजन को अलग से भर लिया जाता है और उसी का इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है, तो ये जो मशीन देख रहे हो इसके अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा जाएगा, हवा को एक तरफ से एंटर किया जाएगा, हवा को यहाँ पे डाला जाएगा, एक तरफ से जब हवा जाएगी, हवा जाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस जैसे कि मैंने आपको बताया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये सारे गैसेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो हवा को क्या करना है, हमने हवा जैसी मशीन के अंदर आई, ठीक है, अब ये मशीन क्या करेगी, हवा को ठंडा करना चालू कर देगी। अब उसको ठंडा किया जाएगा, कूल डाउन किया जाएगा, लगातार करेंगे। जैसे यहाँ पे ठंडा करते करते हम लोग -108 डिग्री पर पहुँच जाते हैं। -108 डिग्री पर हवा को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जो ये हवा है इसके अंदर उसमें से जो जीनॉन है वो निकल जाएगी। आप कहोगे जीनॉन कैसे निकल जाएगी, अपने आप नहीं निकलेगी, जीनॉन क्या बने हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म यानी कि पानी की फॉर्म में बन जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में क्रिएट होने के बाद उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और बहकर निकल जाएगी जीनॉन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हमें उसे और ठंडा करना है क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन। फिर क्या होगा, हम लोग हवा को और ठंडा करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर -153 डिग्री पर लेकर चले गए। अब जैसे यहाँ पर पहुँचाया तो जो ये हवा है ये इतनी ठंडी हो गई कि इसमें से जो क्रिप्टॉन है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो क्रिप्टॉन भी निकल जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसको अभी हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें और ठंडा करना है, तो हम लोगों ने इसको -183 डिग्री पर पहुंचा दिया। जैसे ही हमने -183 डिग्री पर पहुंचाया, इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन भी जो है लिक्विड फॉर्म में बनकर निकल गई। अब जैसे ही ऑक्सीजन निकली, हमने क्या करा, इसको कलेक्ट कर लिया, मिल गई ऑक्सीजन। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन को बनाया जाता है, हवा को बहुत ज़्यादा ठंडा करके ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सबको अलग भी करना है, यहाँ से बंद कर दो प्रोसेस। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए थी लेकिन नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, तो नाइट्रोजन चाहिए के लिए आप कह सकते हो कि हमें -195 डिग्री पर जाना पड़ता है। लेकिन पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए हमें -183 डिग्री सेल्सियस पर जाना पड़ता है। ठीक है,
सॉरी -183 डिग्री पर हम लोगों को ठंडा करना पड़ता है हवा को, उससे हम लोग जो है ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। अब क्या होगा, वही लिक्विड ऑक्सीजन को इस टैंकर के अंदर भर दिया जाता है और ये टैंकर बहुत ही स्पेशलाइज टैंकर है। इसके अंदर जो फैसिलिटी है वो क्रायोजेनिक फैसिलिटी है। क्रायोजेनिक फैसिलिटी मतलब ये जो हवा है लिक्विड फॉर्म में हमने ऑक्सीजन जो हमने लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन क्रिएट किया है वो लिक्विड फॉर्म में हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, लिक्विड में इसमें डाल देंगे। अब आप कहोगे वो तो गैस बन सकता है कभी भी अगर हमने इसको लिक्विड में डाल दिया तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आएगा वो सब गैस बन जाएगी। लेकिन होता क्या है, इसी को तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस जो ट्रक है इसके अंदर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, मतलब कि इसको ऐसे टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखेगा कि वो जो है लिक्विड फॉर्म में ही मेंटेन करके रखी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर क्या होगा, ये जो ट्रक है ये पहुंच जाएंगे जगह जगह हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर इन सिलेंडर्स में भरा जाएगा। अब जैसे ही वहाँ पर उस टैंकर से ऑक्सीजन को निकालेंगे फिर इस सिलेंडर में भरेंगे तो वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर यह ऑक्सीजन आपको दे दी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया वेरियस मंथली मैगजीन्स में इसको कवर किया गया है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन कवर किया गया था कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है, ये हमने इसका पूरा का पूरा प्रोसेसिंग डिस्कस कर ली है। उसके बाद इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके बारे में चर्चा कर ली हमने। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि आज के टाइम पर दिक्कत क्या है, यानी कि एक तरीके से ये जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो जाता है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब रीजंस में आप लोग पहला यही दे सकते हो कि देखो जो प्रोडक्शन प्लांट है ये बहुत जो जिसमें हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत दूर दूर प्रोडक्शन प्लांट्स देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद जो टैंकर्स हैं ये काफ़ी लिमिटेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया टैंकर्स के अंदर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है, तो ये टैंकर्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है। जो कंपनीज है वो क्रायोजेनिक टैंकर्स को खरीदती भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं और जैसे ही ऑक्सीजन क्राइसिस खत्म हो गया तो उनका तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोविड खत्म हो जाएगा तो ये क्रायोजेनिक टैंकर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीजन को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है वो अपनी लेवल पर। उसके बाद यहाँ पे दूसरी दिक्कत ये भी हो जाती है, लीकेज वगैरह इरेशनल यूज़ वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल जाता है, जिसमें लीकेज वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह, उसके वजह से भी क्राइसिस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, आई होप आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अभी और भी नई चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। बात करी गई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बीजेपी एमपी से बोला है ट्यूसडे में, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ना कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस है। इसको आप लोग पूरी तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस बना दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसको हम लोगों को ये देखना है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा अभी जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चला है, वहाँ पर पहले दिन पर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सब लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाए। अब आप कहोगे इंट्रोडक्शन कौन सा, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, कैबिनेट रिशफल हुआ है, बहुत सारे नए नए मिनिस्टर्स आ चुके हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन करवाना था। इंट्रोडक्शन भी नहीं करवा पाए क्योंकि हो गया बहुत सारा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर हुआ? प्रोटेस्ट हुआ फ्यूल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं लगातार, फार्म लॉस के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। देन उसके बाद अब यहाँ पे कल एक नया प्रोटेस्ट हो चुका है पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, लोग यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, तो चीज़ अच्छे से चलती हुई नहीं नजर आएंगी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है जो भी क्वेश्चन है आराम से हम लोग क्वेश्चन आपके जवाब देंगे, डेफिनेटली हम लोग जवाब देंगे ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं और ज़्यादा कुछ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ये वाला आर्टिकल मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा। ठीक है, कल मैं आपको एक अच्छे से जो है इसके आंसर राइटिंग फॉर्म में समझाने वाला हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बताऊँगा, क्योंकि जल्दबाजी में आर्टिकल हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। अभी के लिए यहाँ पर इसको छोड़ना है, कल मैं इसको डिस्कस करूँगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, सेंटर ने मांग करी है टाइम टू सेट एक्स ग्रेशिया गाइडलाइंस, मतलब कि एक तरीके से जो भी कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको एक्स ग्रेशिया प्रोवाइड करवा दिया जाए। क्वेश्चन ये है कि एक्स ग्रेशिया क्या होता है, तो एक्स ग्रेशिया हम लोग कहते हैं कंपनसेशन को, एक तरीके से कंपनसेशन दे दिया जाए। एक्स ग्रेशिया का मतलब जब आप गूगल पर सर्च करोगे उसका मतलब यह है सरकार कोई लीगली बाउंड नहीं होती है यहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए। ठीक है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार क्या करती है यहाँ पर फिर भी ये कंपनसेशन देती है, उसको हम लोग एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। अब यहाँ पे सेंटर ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप लोग जो है अलाउ करो कि देखो जो भी गाइडलाइंस वगैरह उसको अलाउ की जाए, ताकि जो भी यहाँ पर कोविड-19 से अफेक्टेड फैमिलीज वगैरह हैं, ठीक है, जिनकी डेथ हुई है, उनको एक तरीके से कंपनसेशन दिया जाए ताकि वो लोग जो है इन चीज़ों से गुजर सकें और अपने आप को थोड़ा सा संभाल सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये सारी चीज़ें अलाउ करी गई हैं, किससे कहा गया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा गया है कि आप लोग जो है ये सारे गाइडलाइंस वगैरह को फ्रेम करो। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई है हमें एग्जाम के लिए, वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं।
ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक उच्च लेवल की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिजास्टर को मैनेज करने के लिए वर्क करती है। नाम से ही समझ गए होंगे इसका काम क्या है। डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर ये बॉडीज़ बनाई गई हैं। इस एनडीएमए को फॉर्मली बनाया गया था, लगभग कॉन्स्टिट्यूट किया गया 27 सितंबर 2006 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन है। अदर 9 मेंबर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और एक तरीके से एक मेंबर हैं जो कि उनको डेजिग्नेशन दिया जाता है एज अ वाइस चेयरपर्सन का। और इसका मेन काम मैंने आपको बताया कि जो भी डिजास्टर्स हैं, चाहे वो नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स हों, उनके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करना। एक तरीके से कोई भी यहाँ पे डिजास्टर आया है तो उसको मैनेज करने का पूरी तरह से ये बॉडी वर्क करती है। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे चर्चा हो रही है। जो एंथनी ब्लिंकन साहब हैं, एंथनी ब्लिंकन जो है विजिट करने वाले हैं इंडिया में और बहुत जल्दी यहाँ पे विजिट करेंगे। बोला ये जा रहा है कि इनके विजिट के बाद जो है एक और बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ जो एक तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट हैं इनके बीच में मीटिंग होगी। जो बाइडन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में यहाँ पर ये मीटिंग हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, हो सकता है अगले सप्ताह ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इंडिया में विजिट करें और इंडिया में विजिट करने के बाद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होने वाली है। जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पर इकोनॉमिक के ऊपर काम होगा। एक तरीके से जो इकोनॉमी है उसको इंप्रूव करने के लिए डिस्कशन होगा। डिफेंस को इंप्रूव करने के लिए डिस्कशन होगा। एनर्जी कॉपरेशन के बीच में कैसे काम कर सकते हैं, साथ ही साथ कोविड-19 को कैसे काउंटर कर सकते हैं साथ में मिलकर ये दोनों कंट्रीज़, उसके रिगार्डिंग कैसे कॉपरेशन करके चल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंट की जब मीटिंग होगी तो ये लोग भी डिस्कशन करेंगे बहुत सारे मैटर्स के ऊपर। जितने मैंने मैटर्स बताए इनके ऊपर डिस्कशन तो रहेगा। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान तालिबान का इशू आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा रहेगी और आज के टाइम पर देख पाओगे अफगानिस्तान के अंदर दिक्कत ही क्या क्रिएट हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया और यूएस दोनों मिलकर डिस्कशन करेंगे, खासकर क्वाड को लेकर। ठीक है, क्वाड के लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। क्वाड इनिशिएटिव, इसमें क्या होगा, ये जो कंट्रीज़ है ये मिलकर वैक्सीन को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे अपनाया जाएगा। आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स देखने को मिलते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्वाड के ऊपर वर्क करते हुए ये लोग नजर आएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है, एक पूरे के पूरे एडिटोरियल को टक्कर देने वाला आर्टिकल है। यहाँ पे चर्चा हो रही है, इंडियन नेवी ने मांग करी है कि हमें सबमरीन्स बनाने हैं। अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हाल ही में एक प्रपोजल दिया गया था हमारे सबमरीन्स को बनाने के लिए, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने यहाँ पर ये बोला, एक तरीके से प्रपोजल दिया बहुत सारी कंट्रीज़ को, देखो सबमरीन बनानी है हम लोग को अपने लिए। अब सबमरीन हम अकेले बना नहीं पाएंगे तो हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया था कि कौन बनाना चाहेगा। तो अब यहाँ पर ये जो प्रपोजल है हम लोग सोच रहे थे इसको इशू करेंगे, अब इसको इशू कर दिया गया है। अब हो सकता है कि फ्रांस हो जाए, जर्मनी हो जाए, रशिया हो जाए, कोई भी यहाँ पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और जो है हमारे कंट्री में आकर इन सबमरीन्स को हम लोग बनाने वाले हैं। सिंपल सा, तो ये रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल को इशू कर दिया गया है। अब लगभग 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाया जाएगा, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो होती हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे बनाया जाएगा और एक तरीके से ये सभी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं ये बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75 के अंडर में। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 75 प्लस प्रोजेक्ट 75 आई, ये क्या है एग्जैक्टली, तो इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाली है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये आर्टिकल आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया था इस रिक्वेस्ट ऑफ फॉर प्रपोजल को कि जो है हम लोग बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाने वाले हैं अंडर द प्रोजेक्ट 75-1। ठीक है, 1 कह लो या आई कह लो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली इसका मेन फोकस यही है कि हम अपनी कंट्री के अंदर सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन करें, हम अपनी कंट्रीज़ के अंदर इन सबमरीन्स को बनाएं। अब जो ये सबमरीन्स हम लोग बनाने वाले हैं ये कुछ अलग होने वाली हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं। अलग क्यों होने वाली है, क्योंकि इनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होने वाला है, एआईपी सिस्टम होने वाला है। ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि देखो अभी जैसे भी नॉर्मल सबमरीन्स होती हैं क्या होता है, ये नीचे जाएंगी। ठीक है, इनको एक तरीके से बार बार ऊपर आना पड़ता है अपने
एक तरीके से ऑक्सीजन को लेने के लिए या फिर एक तरीके से फ्यूलिंग करवाने के लिए बार बार इसको ऊपर आना पड़ता है। सबमरीन्स जो है पानी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है, उसको बार बार आप कह सकते हो 2 से 3 दिन में वापस से ऊपर आना पड़ता है। लेकिन ये जो आप कह सकते हो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, ये लगभग आप सबमरीन को काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रखेगा, 1 सप्ताह तक जो है पानी के अंदर रखेगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर आने की, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ऑक्सीजन को इनटेक करने की। तो यहाँ पर ये सिस्टम होने वाला है जिससे कि सबमरीन्स लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो खर्चा आने वाला है लगभग 43,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे खर्चा आएगा। ये जो प्रोजेक्ट 75-1 है इसको अप्रूव किया गया था 2007 के अंदर, और यहाँ पर ये इंडिया नेवी का प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर रखा है, हम लोग अपने यहाँ अपनी कंट्री के अंदर लगभग 30 सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, 30 सबमरीन को बनाने वाले हैं। उसके अंदर से अब यहाँ पर आज के टाइम पर ये काफ़ी सारी सबमरीन्स के ऊपर वर्क होता हुआ नजर आएगा जल्द ही भारत के अंदर, और इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। फ़ायदा कैसे होगा तो हम लोग बात करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। देखो पहली चीज़ यहाँ पर यह है, ये एक लार्जेस्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इन सबमरीन्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो भारत के अंदर होगा, तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा। उसी के साथ सेल्फ रिलायंस होगा, मतलब कि हम लोग किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि थोड़ी सी मदद ले रहे हैं लेकिन हम चीज़ें अपने आप डेवलप करते हुए नजर आएंगे, प्लस और चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे। आने वाले टाइम पर ऐसा होगा कि हम लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ों को अपने ऊपर खुद ही डेवलप कर सकेंगे। देन उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर सबमरीन्स को बनाया जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर सबमरीन्स देखने को मिलेंगी, और चाइना का काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन इंडो पैसिफिक में देखने को मिलेगा। तो उसके एग्रेशन को कम करने के लिए एक तरीके से इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर इन सबमरीन्स को बनाया जा रहा है। देन उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया लगभग 30 ईयर सबमरीन प्लान यहाँ पे ले रखा है इन्होंने, 30 ईयर सबमरीन, सॉरी यहाँ मैंने आपको 30 सबमरीन बोल दिया होगा, लेकिन 30 साल का सबमरीन प्लान यहाँ पे चला रखा है। तो ये एक तरीके से जो कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी है, इन्होंने यहाँ पर जून 1999 में एक आप कह सकते हो कि प्लान को अप्रूव किया था। वो प्लान था 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान। इसमें क्या होगा, इस प्लान के अंदर लगभग 2030 तक हम लोग 24 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर इस सबमरीन के अंदर काफ़ी सारी सबमरीन ऑलरेडी हैं हमारे पास, अब यहाँ पर और सबमरीन्स बनाई जाएंगी। इसके अंदर में आप कह सकते हो कि लगभग 6 डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स हैं कलवरी क्लास की, ये आप कह सकते हो कि ये बनाई जा रही हैं, ठीक है। P-75 के अंडर में ये सारी सबमरीन्स देखने को मिली थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब P-75 हमारे पास पहला, ये दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है P-75 ये पहला वाला है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास और भी सबमरीन्स थी, लेकिन जो ये P-75-1 है ये आज के टाइम पर ये नया वाला प्रोजेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो अभी सबमरीन बनने वाली हैं वो P-75 के अंडर में बनेंगी, सॉरी P-75-1 के अंडर में बनेगी। इससे पहले भी हमारा एक प्रोजेक्ट था जहाँ पर हमने काफ़ी सारी सबमरीन्स को बनाया है। देन उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इन सबमरीन्स को बनाया जाए, और हमारे पास लगभग जो ये 24 सबमरीन्स होने वाली हैं जो भी इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी, इसमें से 6 तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगी, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर डाली जाएगी। उसके बाद इंडिया के पास आज के टाइम पर एक न्यूक्लियर सबमरीन है, आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ INS अरिहंत जिसका नाम दिया गया है। देन उसके बाद एक INS अरिहंत है जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसको बोला जा रहा है, ये जल्दी यहाँ पर कमीशन किया जाएगा। उसके साथ और भी एक सबमरीन थी जो कि हमने रशिया से रेंट पर ली थी और वो एक तरीके से वापस कर दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सबमरीन्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर प्रोजेक्ट 75। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे पेज पर चर्चा हुई है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, तो चर्चा करेंगे हम लोग उसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कल आपको मालूम है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रीड करने वाला आर्टिकल था, ये सबसे ज़्यादा जो रीड हुआ वो आर्टिकल पूरे भारत के अंदर वो ये था। आपको मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग केस है, आपने आज का थंबनेल भी देखा होगा। हुआ क्या है, कल ही ये सिचुएशन देखने को मिली थी, कल ये आर्टिकल आया था, मैंने सोचा यार क्या डिस्कस करना, लेकिन उसके बाद इस आर्टिकल जो पॉपुलैरिटी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा मिली है। अब यहाँ पर जो एक तरीके से राज कुंद्रा है, राज कुंद्रा कौन है, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, अब यहाँ पर इनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया एक तरीके से। अब पुलिस कस्टडी में क्यों भेजा गया है, क्योंकि इन्होंने पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को बनाया है और उस फिल्म्स को एक तरीके से सर्कुलेट किया है सोशल मीडिया के ऊपर, और एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है इस टाइप का। तो फिर इसी वजह से जो है यहाँ पर इनको ये अरेस्ट किया गया, काफ़ी सारी कार्रवाई करी गई है और उसके बाद यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। बोला ये जा रहा है कि देखो यहाँ पर मुंबई के अंदर एक जगह है मालाड के, जो वहाँ पे बंगले वगैरह हैं, वहाँ पर ये शूटिंग वगैरह चलती थी। शूटिंग करने के बाद जो ये वीडियोस वगैरह हैं ये सेंड करी जाती थी यूके, क्योंकि ये जो राज कुंद्रा है इनका एक पार्टनर, एक तरीके से भाई भी बोला जाता है, वो यूके के अंदर है। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी भी बना रखी है वहाँ पर, एक कंपनी जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था शायद, हाँ काम नाम इसके यहाँ पर लिखा हुआ था, चलो कोई कंपनी बना रखी है वहाँ पर। एक तरीके से उस कंपनी की एक वेबसाइट है
अपनी कोई यहाँ पर वहाँ पे जो पोर्न वगैरह हैं वो स्ट्रीम्स होती हैं, तो ऐसे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, उसी वेबसाइट पर जो ये इस पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को सोल्ड करते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो ये सब केसेस की वजह से जो है यहाँ पर ये फ़िलहाल कस्टडी में आ चुके हैं। अब जो है देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है। लेकिन इस आर्टिकल को हम लोग इस आर्टिकल से बहुत कुछ सीख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल भी न्यूज़ में था। पिछले साल 4 बार ये न्यूज़ में था, मुझे याद है 2 बार राज्यसभा टीवी में डिबेट हुई थी, ठीक है, और 2 बार ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया था। नाउ फिलहाल ये फिर से न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल के बारे में तो को टॉपिक इसका हो सकता है पोर्नोग्राफिक का जो इम्पैक्ट है चिल्ड्रन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। पहली बात हम बात करते हैं, भारत के अंदर पोर्नोग्राफी को लेकर कोई कानून है, कोई लॉ है? तो देखो आज के टाइम पर भारत के अंदर कोई भी कानून नहीं है जो कि पोर्नोग्राफी वॉचिंग को बैन कर सके। मतलब पोर्नोग्राफी को देखना कंट्री के अंदर देखना बैन नहीं है, ठीक है, उनकी साइट्स बैन है। आप समझना बातों को, यानी कि देखना, उनको पोर्न्स को देखना बैन नहीं है, बट उनकी जो साइट्स हैं वो बैन है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन किया गया है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन करने के बाद एक तरीके से जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके ऊपर तो बहुत तगड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जो कि लगने भी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो पनिशेबल है, यानी कि ये पनिशमेंट देता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। देखो भले ही पोर्नोग्राफी रिलेटेड यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं हो, लेकिन अगर आप लोगों ने इनफैक्ट अगर सर्च भी कर लिया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी करके, तो फिर वहाँ पर उसके ऊपर आपके ऊपर केसेस हो जाएंगे और उसके ऊपर यहाँ पर ये सर्विलेंस वगैरह चलता रहता है, तो वो एक ना एक क्राइम ज़रूर माना जाएगा। अगर आप लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पे शो करते हो, कहीं पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शो करते हो, या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर भेज देते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये एक तरीके से पनिशमेंट है इसके, सॉरी ये एक ऑफेंस है और इसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं जो पोर्नोग्राफी है इसका इम्पैक्ट चिल्ड्रन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या है। तो देखो सबसे पहला एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या कहूँगा, ब्रेन जो है पूरा बेकार हो जाता है। पोर्न की वजह से जो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है बच्चे के ऊपर, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक मेंटल डिस्ट्रेस और मेमोरी तो खत्म ही हो जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ना स्ट्रेंथ बचती है, ना कुछ बचती है। बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो पूरी तरह से अफेक्टेड है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और जो है एक तरीके से फिर क्या होता है, ये पूरी तरह से एडिक्शन बन जाता है, और एडिक्शन जो है काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और ये चीज़ें लॉकडाउन के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। लॉकडाउन के अंदर ये एक तरीके से पोर्नोग्राफी है काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली है, यही काम किया है लोगों ने बैठ के घर पे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सेक्सुअलिटी, तो सेक्सुअलिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो दूसरी हैं और जो रियल लाइफ चीज़ें हैं वो अलग होती हैं। तो ये इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है सेक्सुअलिटी के ऊपर भी, देन रियल लाइफ सेक्सुअलिटी के ऊपर भी। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आता है कि आप लोग बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर जो है इस तरीके से पोर्नोग्राफी देख रहा है लगातार, तो उसको एक एडिक्शन सा हो जाता है, भाई उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का ड्रग्स एडिक्शन होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का होता है। मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मतलब इतना खतरनाक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो इससे खतरनाक ही होगा। तो ये जो सेक्सुअल एडिक्शन है ये काफ़ी बुरा हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जैसे कि आपके ड्रग्स के कंजम्पशन हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। जो कि आने वाले टाइम पर फिर क्या होता है, उस बंदे को यहाँ पर जो भी देख रहा है उसको चाहिए ही चाहिए यही चीज़ें, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसके बिहेवियरल इम्पैक्ट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो जो इमेजिनेशन है, जो चीज़ देख रहा है इंसान वही सोचेगा फिर, तो वो इमेजिनेशन यहाँ पर ऐसे डेवलप हो जाती है। जो भी कोई सामने विमेन है या फिर कोई भी सामने ओपोजिशन जेंडर है, तो फिर क्या करेगा, उसको वो एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट ही देखेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस पोर्नोग्राफी की वजह से जो इम्पैक्ट वगैरह है उसके अंदर काफ़ी मतलब बदलाव आ जाता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं पोर्नोग्राफी के, जैसे मैंने आपको बताया सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट करती हुई नज़र आती हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर फिर क्या होता है, एक टाइम पर ऐसा आता है कि इंसान छोड़ ही नहीं पाता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये
चीज़ें काफ़ी हद तक बुरी हो जाती हैं। इससे अच्छा यहाँ पर जो है आप कह सकते हो जो भी स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, निकोला टेस्ला हैं, इनको एक तरीके से बहुत मतलब ये लोग इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में, इनकी बायोग्राफीज़ मैंने काफ़ी हद तक पढ़ी हैं। इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर, इनका कहना यह है, स्वामी विवेकानंद जी का इनफैक्ट यहाँ पर कहना यह है कि अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, उसके व्यक्ति के मन में अगर यहाँ पर सेक्सुअल थॉट आ जाता है, उस सेक्सुअल थॉट की वजह से लगभग 8 दिन का जो भी उसका इंटेलिजेंस है, जो भी उसकी बुद्धिमानी है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इनफैक्ट यहाँ पर आज के टाइम पर तो बहुत बवाल क्रिएट हो रहा है, और आप कह सकते हो इसकी वजह से जो क्राइम वगैरह हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आते हैं। नाउ अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की। देखो जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, इसके रिगार्डिंग आपको हमें लॉज देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि यहाँ पे जो ये पोर्न वीडियोस वगैरह हैं इनके खिलाफ लॉ ना देखने को, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग बहुत रिस्ट्रिक्शन लॉज हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग जो है इस चीज़ को, अगर कोई भी व्यक्ति है सर्च वगैरह कर रहा है तो वो फंस जाएगा, क्योंकि सर्विलेंस ऑलरेडी यहाँ पर बैठा पड़ा है। देन उसके बाद बात करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। तो देखो कोई भी विजुअल डिपिक्शन होता है जिसमें आपको चाइल्ड वगैरह को इन्वॉल्व कर रखा है, इसमें कोई फोटोग्राफ हो गई, वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पर ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हो, खासकर इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, तो उसके खिलाफ भी उसके रिगार्डिंग भी आपके खिलाफ यहाँ पर एक तरीके से पेनल्टी जारी करी जा सकती है। ये सारी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद पनिशमेंट हो सकता है 3 साल का फाइन, या फिर यहाँ पर फाइन लगने के साथ साथ पनिशमेंट भी रहे, जेल भी रहे, ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद क्या है कि आज के टाइम पर देख पाओगे कि देखो आपने यहाँ पर देखा है कि पोर्न को देखना बैन नहीं है, ठीक है, लेकिन पोर्न साइट्स बैन कर रखी हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग देख रहे हो, उसके बाद ट्रांसमिट किया, उसको डिस्प्ले किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, कहीं पर भी आप कह सकते हो किसी भी पर्पज़ के लिए अगर इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले, ट्रांसमिट ये सब किया हुआ है, तो फिर इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर ये स्टेप उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर लॉ आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ इसके प्रति यहाँ पे खिलाफ स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जो राज कुंद्रा है, इन्होंने क्या करा कि जो वीडियोस वगैरह हैं इसको शेयर भी करी हैं वी चैट के ऊपर, जो कि चाइना का एक तरीके से व्हाट्सएप कहलाता है। तो उसके ऊपर यहाँ पर ये सारी चीज़ें शेयर वगैरह भी करी हैं, उसके बाद यूके भेजी जाती थी, तो ये सब चीज़ सर्कुलेट वगैरह भी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करती हुई नजर आती हैं। ओके, देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप यहाँ पर आपको नई चीज़ें मालूम चली गई होंगी। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें बोला गया है बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अनयूज्ड वैक्सीन डोजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा आज के टाइम पर हमारे जो नए हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया साहब, इनके द्वारा ये कहना है। अब यहाँ पर इनका कहना यह है, कोविड से रिलेटेड सारी चर्चा है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैं, इन्होंने यहाँ पर ट्यूसडे में बोला है राज्यसभा में कि देखो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम लोग को पहले बहुत कुछ करना चाहिए था कोविड-19 को टैकल करने के लिए, लेकिन हम लोग फेल हो चुके कोविड-19 को टैकल करने में। आज के टाइम पर हम लोग को बहुत कुछ करना है और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी कोविड-19 को टैकल करने के लिए। ऐसा यहाँ पर इनका स्टेटमेंट आप लोग देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बोली गई हैं, और मतलब इसमें आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि अभी कैबिनेट रिशफल हुआ है तो उसके बारे में चर्चा हो गई। कैबिनेट रिशफल के बाद जो है हमारे पहले वाले जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, अब बदल कर आ चुके हैं मनसुख मांडविया, तो इनका ये नया नाम है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा हो रही है। ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन वगैरह हो ही रहा है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग वर्क भी करेंगे। सेंट्रल ने जो इस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बूस्ट किया है, ऑक्सीजन बनती कैसे है वो अभी हम लोगों ने पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन किया है, ठीक है। वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो रही है, ठीक है। जल्द से जल्द यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ही छोटा सा आर्टिकल है। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है जिसमें चर्चा हो रही है, एक रॉकेट ने टारगेट किया है काबुल को। काबुल क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो वहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वहाँ पे एक तरीके से रॉकेट गिरा है। अब यहाँ पर एक तरीके से बोला गया है 3 रॉकेट हिट हुए हैं वहीं पर ट्यूसडे में, यानी कल के दिन ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। और अभी क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें कब देखने को मिली, क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी साहब, इन्होंने एक तरीके से मार्क किया मेजर मुस्लिम हॉलीडे, एक तरीके से जो मेजर मुस्लिम हॉलीडे है ईद अल अधा करके, तो उसका एक तरीके से यहाँ पे एड्रेस किया ही गया था, उसके बारे में चर्चा हो ही रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, वहाँ पे रॉकेट लैंड कर गया, और रॉकेट की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन तो हुआ है, लेकिन डिस्ट्रक्शन की वजह से किसी की जान यहाँ पर नहीं गई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब ये रॉकेट किसने छोड़ा है, तो यहाँ पे बोला ये गया है इस्लामिक स्टेट ग्रुप क्लेम करता है इस पूरे के पूरे अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ भाई ये उसका काम है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पैलेस है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीन जोन वाले एरिया में है। यहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्शन वगैरह है, तो यहाँ पे इतना कोई नुकसान हुआ नहीं है, बट फिर भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और उसके बाद बात यह है कि ये चीज़ें कब देखने को मिली हैं, कि ये चीज़ें तब देखने को मिल रही हैं जब यूएस और नेटो मिलकर अपने पूरे के पूरे जो भी ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ कर रहा है।
अफगानिस्तान से विड्रॉ करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे 95% तक विड्रॉवल वो कर चुका है और लगभग 31 अगस्त तक टारगेट दे रखा है। 31 अगस्त तक अपने सारी ट्रूप्स को वो विड्रॉ कर लेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये आर्टिकल हो गया था। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए भी। नाउ एक सेकंड, इस वाले आर्टिकल को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो है जेफ बेजोस ये 20 जुलाई को स्पेस में जाने वाले थे एज अ स्पेस टूरिज्म टूर करने के लिए बस। तो यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और आप देख पाओगे ये जो पिक्चर है ये जेफ बेजोस थम्स अप कर रहे हैं जैसे ये स्पेस से रिटर्न हो चुके हैं टेक्सास के अंदर। तो ये चीज़ें बताई गई हैं और इनफैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि ये पहले व्यक्ति बनेंगे स्पेस टूरिज्म के तौर पर अपनी खुद की कंपनी के रॉकेट में बैठकर जाने वाले स्पेस में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनसे पहले रिचर्ड ब्रांसन ने यहाँ पर ये काम कर लिया और अभी हमने डिस्कस भी किया था, लगभग 11 तारीख थी, 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रांसन जो है ये हो आए थे स्पेस में से, ठीक है। तब यहाँ पर अब कह सकते हो ये सेकंड व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने अपने जो है अपनी कंपनी के जो रॉकेट है उसमें एक तरीके से ट्रैवल करके स्पेस टूरिज्म की तरफ गए हैं। बस थोड़ी देर के लिए स्पेस का नज़ारा लिया है, फिर उसके बाद ये वापस से आ चुके हैं। तो ये जो एक तरीके से प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि 20 जुलाई को यहाँ पर स्पेस में क्यों गए थे, क्योंकि 20 जुलाई को 52nd एनिवर्सरी मनाई गई है अपोलो 11 मून मिशन की, ठीक है। तो यहाँ पर उसी वजह से एक तरीके से ये 20 जुलाई को इन्होंने टारगेट सेट किया था। बोला यह जा रहा है कि ये इनका जो रॉकेट है ये लगभग अर्थ की सरफेस से ऊपर स्पेस में 106 किलोमीटर तक गया था। 106 किलोमीटर में जाने के बाद ये वापस से नीचे आ चुका था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके से जिसमें ये बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर ये वापस आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ ये पूरी की पूरी जर्नी कैसे हुई होगी, कैसे ये रॉकेट गया होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर ये सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो स्पेस टूरिज्म है इसके अंदर 3 लोग देखने को मिलेंगे। 3 लोगों का सबसे बड़ा दबदबा है। 3 लोग के अंदर सबसे पहले आता है रिचर्ड ब्रांसन जिनकी कंपनी है वर्जिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, आप कह सकते हो कि उसके बाद आते हैं जेफ बेजोस जिनकी कंपनी का नाम है न्यू शेफर्ड। देन उसके बाद इलॉन मस्क आते हैं जिनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। अब जाओ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये इन दोनों के जो एक तरीके से स्पेस क्राफ्ट है उनके बीच में डिफरेंस बताया गया है। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जेफ बेजोस कैसे गए होंगे। तो ये जेफ बेजोस का इस प्रकार का रॉकेट है, ये यही वाला रॉकेट है जिससे ये ऊपर गए थे। अब आपको देखना यह है कि इस रॉकेट के अंदर ना ऊपर की साइड पे एक कैप्सूल लगा हुआ है, इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। बेसिकली एक कमरा सा है जिसको कैबिन भी बोला गया है, ठीक है। ये क्या है, ये एग्जैक्टली रॉकेट हो गया। रॉकेट के ऊपर ये कैबिन से बना हुआ है, इसके अंदर लगभग 6 लोग बैठ सकते हैं। तो इसी के अंदर ये लोग बैठे थे। अब ये रॉकेट इसी तरीके से ऊपर उड़ा होगा। देन ऊपर उड़ने के बाद ये स्पेस में किस प्रकार से गया है मैं आपको बताता हूं। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या स्पेस में बिल्कुल अंदर चले गए होंगे जैसे कि जहां पर हमारी सैटेलाइट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर? तो ये आंसर है नहीं। अब देखो स्पेस कहां से शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेस शुरू हो जाता है कर्मन लाइन के बाद में। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का सरफेस है। पृथ्वी के सरफेस से जब ऊपर जाओगे आप लोग, जैसे आप लोग ऊपर जाना चालू करोगे, आप हवा में लगभग ऊपर 100 किलोमीटर तक जाओगे। 100 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर पर ही क्या है, एक लाइन है जिसको कर्मन लाइन बोला जाता है। और जैसे ही आप लोग ये कर्मन लाइन पर पहुंचते हो, कर्मन लाइन पे एक पैर यहाँ पर है, जैसे आप लोग एक पैर यहाँ पे लग देते हो तो क्या होगा, आप स्पेस में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्पेस कहाँ से शुरू है, कर्मन लाइन के बाद से स्पेस शुरू है, अंतरिक्ष से शुरू है। और ये कर्मन लाइन कितनी दूरी पर है, ये है 100 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो जेफ बेजोस का रॉकेट है ये कितने किलोमीटर की दूरी पर गया था, ये 106 किलोमीटर की दूरी पर गया था। मतलब स्पेस लाइन ये कर्मन लाइन तक गया, कर्मन लाइन के बाद से ऊपर 6 किलोमीटर तक और गया, फिर उसके बाद ये वापस से नीचे आ गया। मतलब जरी सी दूर गए थे, ये स्पेस का मजा लेकर आ चुके हैं। इसी को तो बोला गया स्पेस टूरिज्म, ठीक है। थोड़ी देर तक यहाँ पे मजा लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार ये गया होगा। 100 किलोमीटर पर ऊपर कर्मन लाइन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कर्मन लाइन है, उसके ऊपर एक तरीके से स्पेस शुरू हो जाएगा। तो ये रॉकेट इस प्रकार से गया होगा। रॉकेट के ऊपर ये कैबिन बनाए, कमरा बनाए, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर लोग बैठे होंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर जेफ बेजोस भी बैठे थे, ये रॉकेट इस प्रकार से ऊपर गया। अब देखो ये रॉकेट पूरा का पूरा स्पेस में नहीं गया है, ये रॉकेट यहाँ तक पहुंचा। इसके बाद यहाँ पर ये जो इसके ऊपर कमरा है ऊपर, इसने इस कमरे को ऊपर फेंक दिया, थोड़ा सा और ऊपर उछाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कमरे को इसने ऊपर फेंक दिया, तो ये रॉकेट फिर नीचे आना चालू हो जाएगा इस प्रकार से। और जो ये कमरा है, ये एक तरीके से जो कैबिन है, ये कैप्सूल, ये ऊपर की साइड चला जाएगा। ये कर्मन लाइन से थोड़ी सी ऊपर जाएगा, 6 किलोमीटर तक ऊपर गया। उसके बाद ये धीरे धीरे रॉकेट नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद ये कैप्सूल भी नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन ये होगा, कैप्सूल तेजी से गिरेगा, लोग मर जाएंगे? तेजी से नहीं गिरेगा। कैप्सूल जैसे नीचे आएगा, इसका पैराशूट ओपन हो जाएगा, और पैराशूट ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कैप्सूल नीचे आकर खड़ा हो जाएगा, एक तरीके से रुक जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा स्पेस टूरिज्म हो चुका है। तो मतलब पूरी तरह से स्पेस नहीं, एक तरीके से बस आप जरा सा नज़ारा ले सकते हो, ठीक है, जो कि वो भी काफ़ी बड़ी बात है। अब अगले साल से यहाँ पर ये स्पेस टूरिज्म भी शुरू हो जाएगा। जो लोग हैं यहाँ पर ये जाना चालू कर देंगे स्पेस में। इसकी जो कॉस्ट लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए होगी पर व्यक्ति।
देन उसके बाद स्पेस टूरिज्म के रिगार्डिंग आपसे लिखने को भी आ सकता है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारी टॉपिक्स आप लोग देख पाओगे। स्पेस टूरिज्म का सिंपल सा मतलब यही है कि जो लोग हैं यहाँ पर स्पेस का टूर करके आएंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 प्राइवेट कंपनीज है जो कि टॉप पर है इसके रिगार्डिंग, जिससे मैंने आपको बताया। एक है ब्लू ओरिजिन, दूसरा वर्जिन गैलेक्टिक और तीसरी है स्पेस एक्स। तो ये तीनों ही कंपनीज बिल्कुल टॉप पर आपको देखने को मिलेंगी, खासकर इस स्पेस टूरिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों टेस्टिंग भी कर ली है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले भी यहाँ पर स्पेस टूरिज्म हो चुका है, लेकिन वो प्रॉपर स्पेस टूरिज्म नहीं था। पहले जो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट थे वो एक यूएस के मिलियनेयर थे, डेनिस टीटो। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर 2001 में लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड करवाने के बाद जो है यहाँ पर स्पेस का टूर किया था, लेकिन वहाँ पे एस्ट्रोनॉट वगैरह सब थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉपरली उसको स्पेस टूरिज्म नहीं बोला जाएगा, बट यहाँ पे फिर भी इसको बोला गया है। अब बात करते हैं स्पेस टूरिज्म, एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया भी इसको कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से इसरो भी इन चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ा मार्केट है, लगभग 2.4 मिलियन लोग जो हैं एक तरीके से इन्होंने आप कह सकते हो लोगों का ये मार्केट है, और जो है लोग जाना भी पसंद करेंगे इसके अंदर, और एक तरीके से लोग से भी काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। एक व्यक्ति से 2-2.5 करोड़ रुपए लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक तरीके से टेस्टिंग वगैरह की। तो देखो ये चीज़ बेकार है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसर्न्स की। चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात यह है क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रॉकेट हैं, इन रॉकेट की वजह से काफ़ी हद तक एमिशन होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। उसके बाद हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसकी बिना टेस्टिंग के बिना हम लोग उसे नहीं भेज सकते हैं। तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, और टेस्टिंग की वजह भेजने के बाद आप कह सकते हो बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं, रेडिएशंस वगैरह भी ऊपर ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट करती हुई नजर आती हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है पेड्रो कैस्टेलो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं पेरू के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो पेरू कहाँ पर है, इसको इस कंट्री को जाकर मैप में देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से लेफ्टिस्ट स्कूल टीचर हैं पेड्रो कैस्टेलो, तो इनको एक तरीके से अब यहाँ पर बना दिया गया है पेरू के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर, पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है, एक आर्टिकल है जिसमें एडीबी के बारे में चर्चा हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन बताना। अब इन्होंने प्रेडिक्शन लगाया है, प्रेडिक्शन ये लगाया कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग एक तरीके से अभी गिर जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। गिर तो नहीं जाएगी, एक तरीके से हम बोलें, जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है इनका पहले प्रेडिक्शन था, एक तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो लगभग 11% से होगी, लेकिन अब यहाँ पे वापस से रिपोर्ट आ रही है जिसपे ये बता रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ जो है 10% से होगी, मतलब इसकी ग्रोथ रेट को इन्होंने कम कर दिया है एक्चुअल में। अब ग्रोथ रेट को क्यों कम किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्रोथ हो ही नहीं रही है आज के टाइम पर, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, 6% क्रॉस कर चुका है। उसके बाद अभी जीडीपी वगैरह की बात करें तो माइनस में चल रही है, उसी की वजह से यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऐसा फोरकास्टिंग किया है। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यह है जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर एक तरीके से राजी कर लिया है, अब यहाँ पर ये पैसा खर्चने वाली हैं 1.87 लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर होने वाला है कोविड-19 से टैकल करने के लिए। अलग अलग जगह पर पैसा खर्चा जाएगा, 17,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, 17,050 करोड़ रुपए एलोकेट किया, कंपनसेशन दिया जाएगा बैंक्स को। तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक अमाउंट खर्चने वाले हैं टू बैटल दी कोविड-19 पैंडेमिक। अब चलते हैं हम लोग एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यही 2 एडिटोरियल हैं, और दोनों बिल्कुल सेम टॉपिक के ऊपर हैं, वो है पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ भी यहाँ पर एडिटोरियल में पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, कोई सा भी एडिटोरियल पढ़ने लायक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर ये पेगासस स्पाईवेयर की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो चर्चा क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होगा हाल ही में एक न्यूज़ एजेंसी है द वायर, और साथ ही साथ बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि इंडिया के अंदर पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है, और बहुत मतलब जासूसी की गई है, बहुत सारे जर्नलिस्ट की, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, और बहुत सारे लोगों की लिस्ट यहाँ पे लॉन्च करी गई। उस लिस्ट के अंदर राहुल गांधी का नाम और भी बहुत सारे लोगों का नाम आपको देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर यहाँ पर जासूसी की गई है, और इन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या है, इस आर्टिकल में बहुत सारी बकवास भी है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ टू द पॉइंट कि पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है। उसके बाद एक आप केस के बारे में ध्यान रख सकते हो, 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, पुट्टास्वामी जजमेंट। ठीक है, पुट्टास्वामी जजमेंट, जो केस पुट्टास्वामी जजमेंट था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था लोगों के पास राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, लोगों के पास पूरा पूरा हक है राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, अपनी सीक्रेट्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला है तो। ठीक है, अभी क्या है, इंडिया के ऊपर ये एक तरीके से सरकार के ऊपर बोला जा रहा है कि इंडिया ने करा ही है एग्जैक्टली यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है,
लेकिन देखो अभी यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल तरीके से प्रूवन नहीं हो पाई हैं, ऐसा ही भी आप लोग देख पाओगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली क्या है। ये आपका आर्टिकल जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साइबर वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है पेगासस स्पाईवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग मालवेयर बोलते हैं। क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया गया है इंडिया के अंदर पब्लिक फिगर्स के ऊपर। तो पेगासस क्या है, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक मालवेयर है। एक तरीके से जासूसी के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीके से फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, आपके व्हाट्सअप कॉल आएगी, आपके फ़ोन में व्हाट्सअप कॉल आएगी, आप चाहे उठाओ ना उठाओ, उसको हम लोग जीरो क्लिक बोलते हैं। और उठाओगे ना उठाओ, आपके फ़ोन में वो पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, इसको जीरो क्लिक बोला जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद आपके फ़ोन की डिटेल्स जैसे कि आपके कॉल लॉग्स, ईमेल्स, मैसेजेस वगैरह यहाँ पर लिए जा सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये चीज़ हो गई, तो आपके फ़ोन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करी जा सकती है। अब ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये बनाया किसने, तो ये इजराइल की कंपनी एनोसो ग्रुप है, उसने यहाँ पर इसको बनाया था 2010 में। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इस पेगासस स्पाईवेयर को खरीद लिया है। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन लोगों ने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है। अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो है इंडिया ने इसी स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, इसी इजराइल के स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले फिशिंग अटैक होता था। फिशिंग अटैक मतलब पहले आपके पास लिंक आता था, अगर आपने लिंक पर क्लिक करा तभी जो है ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मतलब आप कहीं ना कहीं सतर्कता बना के रख सकते थे, किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, जीरो क्लिक अटैक है, अब ये थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। इसमें आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉल आएगी, देन उसके बाद आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो किस किस लोगों को टारगेट बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है टारगेट में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी कहीं ना कहीं बोलती हुई नजर आएंगी। तो साथ ही साथ ये देख पाओगे, लेकिन इसमें इंडियन मिनिस्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, इन सब के नाम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए भारत के द्वारा इस साइबर अटैक को टैकल करने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या भारत ने कदम उठाए हैं, तो कदम में आपको लिखना है। पहला जो है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में। यहाँ पे जो इंडिया है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद भारत के और भी प्रोग्राम्स है जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, देन उसके बाद साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया। इन सबको लॉन्च किया गया है। ये सब भारत की तरफ से काम करते हैं, भारत के इनिशिएटिव हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हो गया, ये सब क्या करते हैं, साइबर अटैक को एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि इस टाइप का कोई स्टेप उठाया गया है साइबर अटैक को टैकल करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर ये सारे कदम भारत के द्वारा उठाए गए हैं। देन उसके बाद बात करते हैं लेजिस्लेशन की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्ट भी देखने को मिलेंगे जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, देन उसके बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक तरीके से यहाँ पर ये भी एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी का काम करते हुए नजर आएंगे। देन उसके बाद साइबर अटैक होते कितने टाइप के हैं, तो बहुत प्रकार के होते हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक होता है मालवेयर अटैक। ठीक है, तो ये मालवेयर अटैक होता है, जो अभी पेगासस स्पाईवेयर है ये भी एक मालवेयर अटैक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मालवेयर अटैक में क्या होता है, बेसिकली एक मालिशियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देगा, आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो या फिर मोबाइल को डैमेज कर देगा। और एक तरीके से इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये जो मालवेयर है इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, इसको रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, वायरसेस, ट्रोजन्स भी बोला जाता है। क्योंकि अभी जो न्यूज़ में है वो है स्पाईवेयर है, तो ये एक तरीके से मालवेयर है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिशिंग वाला होता है, इसमें आपके पास लिंक वगैरह आता है। ठीक है, एक तरीके से ईमेल्स, वेबसाइट्स के थ्रू यहाँ पे आपके पास लिंक आती है और उसके माध्यम से जो है आपके फ़ोन में यहाँ पर ये एक फिशिंग साइबर अटैक देखने को मिलता है। उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ये भी एक अटैक होता है जहाँ पर आपकी मशीन को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया जाता है, नेटवर्क को शट डाउन किया जाता है। उसके बाद एक होता है DOS अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के अटैक्स आपको देखने को, सॉरी ये वही अटैक है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इस प्रकार के यहाँ पे साइबर अटैक होते हैं। ये 3 मैंने आपको बताएं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में होता है वो है मालवेयर। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सेम आर्टिकल ये है और बाकी सारे आर्टिकल एडिटोरियल में पढ़ने लायक नहीं है, आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी हमने पोर्नोग्राफी वाला आर्टिकल पढ़ा था वहाँ पर आज के टाइम पर और भी बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं। जैसे कि आज के टाइम पर हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो IT रूल्स 2021 वाले नए रूल्स हैं, 2021 के जो ये नए रूल्स हैं उसका भी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको मालूम होगा पोर्नोग्राफी को एक तरीके से टैकल करने के लिए, खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए या और भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पर एक तरीके से पोर्नोग्राफी से टैकल करने के लिए IT रूल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।